का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं +1 की बायो का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। तो द लिविंग वर्ड क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है और हम इसमें आपको यहाँ से बताते हैं कि यहाँ पे अर्नस्ट मेयर का जिक्र किया गया है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हु इज़ द डार्विन ऑफ द हु कंसिडर्ड एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो आपका वहाँ पे ये नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए कि द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कौन है, अर्नस्ट मेयर है। फिर दूसरी बात आपकी यहाँ पे आती है आपकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। यहाँ पे आपको दिख रही होगी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि क्वेश्चन जो इस पैराग्राफ जो आगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपको दिया गया है, इससे बस ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बहुत ही जैसे आपके स्कूल एग्जामिनेशन में 1 वर्ड क्वेश्चन के तरह, या फिर आपके नीट एग्जामिनेशन में ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, द लिविंग वर्ड को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं सारा ये इस चैप्टर को मतलब कई पार्ट पे डिवाइड करूँगी, क्योंकि सारा एक साथ पढ़ाना, क्योंकि लाइन बाय लाइन हम NCERT की रीडिंग करेंगे तो एक साथ पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वीडियो मतलब पार्ट वाइज अपलोड करूँगी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 1 मिनट, यहाँ से आप देखिए। आपका है हाउ वंडरफुल इज़ द वर्ल्ड इज़, हाउ वंडरफुल इज़ द वर्ल्ड इज़, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। मतलब इसमें ये कहा गया है कि हमारे इस अर्थ पे आपको वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स देखने को मिलेगी। मतलब एक ही लिविंग बींग्स की कई सारी स्पीसीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म के देखने को मिलते हैं। जैसे कोल्ड माउंटेन्स में कितने टाइप्स की, कितनी हैबिटेट, मतलब अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग प्राणी आपको देखने को मिल जाएंगे। डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, ओशियंस हो गया, फ्रेश वाटर लेक हो गया, डेजर्ट हो गया। और फिर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स, आप आगे पढ़ेंगे कि आपको के बैक्टीरिया मिलेंगी, वहाँ वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी रहती हैं। तो देखिए किस तरीके से मतलब एक वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स आपको देखने को मिल जाता है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स ऑफ द अटैकिंग शार्क इवोक्स awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. इसमें मतलब इस पैराग्राफ में आपको यही बता दिया, एक आपको क्वेश्चन, एक क्यूरियोसिटी पैदा की गई है आपके अंदर कि जो लिविंग वर्ड जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको एक वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स से या फिर लिविंग टाइप्स ऑफ लिविंग विंग से आपको मिलाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि कितनी स्पीसीज़ प्रेजेंट है और कितनी सारी वैरायटीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं आपको। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको बस यही बताया गया है कि इस चैप्टर में आपको डील क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ लिविंग। अब देखिए ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, ये पैराग्राफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ लिविंग। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप लिविंग किसको कंसिडर करेंगे, क्या ऐसी चीज़ है जिसको आप बता सकते हैं कि यार ये लिविंग है। लिविंग का मतलब ये है कि आप इस तरीके से बोलेंगे कि यार जो कोई भी चीज़ चल रही है, या फिर आप देखेंगे कि कोई चीज़ सांस ले रही है, या फिर उसके अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ मूवमेंट शो कर रहा है, तो वो एज अ लिविंग आप कंसिडर करेंगे। लेकिन हमारे NCERT बुक में लिविंग को कंसिडर करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं। जैसे अभी आप आगे देखेंगे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind
इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारे फीचर्स जो हैं, ये सारे यूनिक फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और इन्हीं को एज अ क्राइटेरिया कंसिडर करके हम क्या करते हैं, इन्हीं को एज अ क्राइटेरिया कंसिडर करके हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ लिविंग को डिफाइन करते हैं। अब इसमें भी आप आगे पढ़ेंगे कि डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ों में, मेटाबॉलिज्म, इन सारी चीज़ों में आपका डिफाइनिंग फीचर क्या है, किसको आप एज अ डिफाइनिंग फीचर मान सकते हो कि अगर ये चीज़ हो रही है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो वो एज अ लिविंग कंसिडर किया जा सकता है। चलिए देखिए, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कि व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately. So एक मिनट, एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे फीचर्स जो हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वॉर्मेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, यानी कि यही हमारी रिस्पॉन्स देती है, कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर होती है, ये सारे एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर यूनिक फीचर माने जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। फिर क्या है, देखिए फिर आपका है वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म आगे चल के आप देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म को ही हमने क्या किया है, एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसको इंक्लूड किया है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे जानते होंगे कि हमारे बॉडी के अंदर एन टाइप ऑफ रिएक्शंस जो होती हैं परफॉर्म होती रहती हैं। तो कोई भी बॉडी अगर लिविंग है तो उसके अंदर रिएक्शंस हमेशा परफॉर्म होती रहेंगी। लेकिन अगर कोई बॉडी डेड है तो आप जानते होंगे कि जो भी बॉडी डेड होती है उसमें उसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस क्या होता है, सॉरी, उसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस उसमें स्टॉप हो जाता है, उसके अंदर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन सारी ठप हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो वो एज अ कंसिडर नहीं किया जाएगा कि वो लिविंग है, वो तो डेड हो चुका है ना। तो मेटाबॉलिज्म एक स्पेशल फीचर हो जाता है, एक यूनिक फीचर हो जाता है लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का। चलिए अब देखते हैं, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड एमरजेंस टू द लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें, सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, कॉन्शियसनेस होना, मेटाबॉलिज्म का होना, आपके अंदर क्या होता है, लिविंग को डिफाइन करता है। क्या करता है आपको, लिविंग को डिफाइन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो कर सकते हैं। ये तो आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक पेड़ पौधा हो गया, चाहे एक छोटा सा बच्चा हो गया, कुछ टाइम बाद वो ग्रो कर जाता है, मतलब उसमें क्या होती है, ग्रोथ शो होती है। तो देखिए ग्रोथ का एक बहुत बेस्ट मतलब एक डिफिनीशन दिया गया है जो कि आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में, आपके 11th के एग्जामिनेशन में, या फिर आप अगर नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो ये ज़रूर क्वेश्चन बनता है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ क्या क्या होती हैं। क्या होती है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ क्या होती है, देखिए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो इंक्रीज इन मास का मतलब क्या है, देखिए मास का इंक्रीज़ करना, लाइक अगर आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे तो वो 5 किलो का है, 6 किलो का है। जब उसकी ग्रोथ होती है तो उसके मास में इंक्रीजमेंट होता है, लाइक वो 5 किलो का था तो ग्रोथ होने के बाद वो 15 किलो का, 20 किलो का हो सकता है। तो उसमें क्या हुआ, आपको मास का इंक्रीजमेंट दिखा ना, आपको मास का इंक्रीजमेंट दिखा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में भी ग्रोथ हो रही, मतलब अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं तो वो भी ऐसा कंसिडर किया जाएगा ग्रोथ। आगे आप पढ़ेंगे जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है कि ग्रोथ को उनके रिप्रोडक्शन से क्या किया जाता है, सिमिलर मान लिया जाता है, क्योंकि एक सेल से उनकी बॉडी क्या होती है, आपको पता होगा कि एक सेल से 2 सेल बन जाता है, ठीक है। उनकी बॉडी इस तरीके से क्या करती है, रेप्लिकेट करती है। तो यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बन रहा है, इसका मतलब क्या है, उनमें ग्रोथ जो है वो उनके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से हो रहा है, उनका जो ग्रोथ है उनके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो आगे आप ये पढ़ेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर वो ग्रोथ शो कर रहे हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उसमें क्या होती है, एक ही बात होती है, वहाँ पे क्या होती है, एक ही बात। चलिए तो ठीक है, क्या पढ़ रहे थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर मास में इंक्रीजमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा कि उसमें ग्रोथ हो रहा है, उसमें ग्रोथ कंसिडर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या किया गया है, दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं कि अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन।
अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ चलिए यहाँ से करते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, आप लोग सबको पता होगा कि हमारी पूरी बॉडी में क्या होती है, एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 सेल से 4 सेल बनती है, तो हमारी पूरी बॉडी में सेल डिवीजन का प्रोसेस होता रहता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करती हैं, सेल को डिवाइड करके। उसके बाद क्या है, इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन। अब ये लाइफ स्पैन क्या है पहले तो ये जान लीजिए। लाइफ स्पैन क्या होता है कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो स्पैन होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। क्या होता है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो समय होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो इसमें ये कहा गया है, क्या कहा गया है देखिए, इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली। हमने कहा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन के द्वारा होता है। फिर प्लांट्स में जो ये सेल डिवीजन होता है वो पूरे लाइफ देखने को मिलता है, उनके पूरी लाइफ में वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, अपने ग्रोथ को दिखाते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में क्या होता है, द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। जो ग्रोथ होता है वो केवल एक सर्टेन एज तक आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई इंसान अगर 15 साल 20 साल तक हो गया तो आपको एक ग्रोथ उसमें देखने को मिलेगा, उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। उसके बाद उसकी बॉडी का मास तो बढ़ सकता है, उसके बाद उसके बॉडी का मास तो बढ़ सकता है, लेकिन क्या होगा, उसका जो ग्रोथ होगा वो स्टॉप हो जाएगा। हालांकि मास बढ़ना और साथ में उस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ना, ये दोनों ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ग्रोथ के। फिर क्या है, हाउएवर सेल डिवीजन अगर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। देखिए सेल तो डिवाइड होती रहेंगी, सेल का डिवीजन चलता रहेगा। जैसे कि आपको पता भी होगा, मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है और उसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वहाँ की सेल्स जो होती हैं वो मर जाती हैं। तो वहाँ की सेल जो होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसको चोट लग गया है तो उसकी सेल्स बाद में आएंगे नहीं, वो ऐसा ही उसका घाव बना रहेगा, नहीं, कुछ दिन बाद उसका घाव भर भी जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की जो सेल लॉस्ट हो गई थी उसको नई सेल डिवाइड करके क्या कर दी, उसकी जो कमी हुई थी उसकी पूर्ति कर दी। तो यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि सेल डिवीज़न जो होता है वो कुछ सर्टेन टिश्यू में क्या होता है, रिप्लेस कर देता है उसके लॉस्ट सेल, जो सेल्स गायब हो गए थे उसको क्या कर देता है, उसकी पूर्ति कर देता है। तो ऐसा भी होता है, सेल डिवाइड इसलिए भी होती रहती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ये तो आपको पता ही होगा कि जो यूनिसेलुलर, मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जांपल देकर कि मान लीजिए एक अमीबा है, अब उसने ग्रो किया तो ग्रो कैसे करता है, अपने सेल को डिवाइड करते हैं, एक सेल से 2 सेल बन गया, डॉटर सेल्स बन गई आपकी। तो ये इसमें क्या हो रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है, ये ग्रोथ शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है, सेल को डिवाइड करके ये ग्रोथ शो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन कैन ईजली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर। One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope। देखिए इसमें ये क्या कहा गया है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा कि विट्रो कल्चर क्या होता है। यहाँ पे एक वर्ड आया होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो विट्रो कल्चर। एनसीईआरटी लेकर बैठिए, एनसीईआरटी लेकर बैठेंगे तो आप लाइन बाय लाइन, क्योंकि लाइन बाय लाइन मैं पढ़ा रही हूँ तो लाइन बाय लाइन आप उसमें मार्क कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख सकते हैं। हालांकि मैं मिटा दे रही हूँ लेकिन आप उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करते हुए चलिए। तो यहाँ पे क्या है, वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर। अब ये विट्रो कल्चर क्या है, सबसे पहले ये विट्रो कल्चर देखिए, आप आगे पढ़ेंगे, आगे +2 के कुछ चैप्टर्स में मतलब पूरा बताया गया कि इन वीवो क्या होता है, इन विट्रो कल्चर क्या होता है। तो इन विट्रो कल्चर मतलब होता है कि आउटसाइड द बॉडी, और इन वीवो का मतलब होता है, वीवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। तो जब भी कोई कल्चर हम आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके नंबर, उसके सेल्स के नंबर को काउंट करके, क्योंकि सेल्स बहुत छोटी होती हैं तो आपको एक माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ेगा और उसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जब आप काउंट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि सेल डिवाइड करके 1 से 2 बन रही हैं, 2 से 4 बन रही हैं, तो उसमें आप इसलिए उसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। फिर देखिए मैं आपको समझाती हूँ, आगे बढ़ते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आगे चल के एक क्या करेगा, एक कंपैरिजन शो करेगा। इसमें आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ। मतलब बॉडी मास में इंक्रीजमेंट होना ग्रोथ का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर ग्रोथ को कंसिडर हम लोग कर सकते हैं कि बॉडी के क्या हो रहा है, बॉडी के मास में इंक्रीजमेंट हो रहा है।
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीजमेंट इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। नॉन लिविंग और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो भी दिखाते हैं क्या, बॉडी मास को, क्या ग्रोथ उनका भी होता है। जैसे आप जैसे कंसिडर कीजिए कि आप यहाँ पे धूल का एक मिट्टी का पूरा मतलब ढेर था, ठीक है। कुछ दिन बाद देखते होंगे आप कि इसका ढेर इतना था और कुछ दिन बाद ये मिट्टी का ढेर इतना हो गया। ये कैसे हुआ, इस चीज़ को देखिए, समझिए ये चीज़ कैसे हुआ। इसमें भी तो ग्रोथ हुई, हालांकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन बाहर से हवा चली, कुछ मिट्टी, पेड़ पौधे, मतलब पत्ते वगैरह, सॉरी पेड़ पौधे नहीं, पत्ते वगैरह आके इस पर गए और इसका ढेर जो इतना था अब वो इतना हो चुका है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत आपको है कि यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उसमें भी ग्रोथ कंसिडर किया जाता है इंक्रीज इन मास के को कंसिडर करके। अगर इंक्रीज इन मास हो रहा है तो यानी वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या कर रही है, ग्रोथ शो कर रही है, वो भी क्या कर रही है, ग्रोथ शो कर रही है। तो देखिए क्या इसमें दिखाया गया है, देखते हैं कि बोला गया है माउंटेन्स, बॉल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। जैसे मैंने आपको सैंड माउंट्स का एग्जांपल देके बताया कि ये सब भी ग्रोथ शो करेंगी, तो क्या ये भी लिविंग है। हमने आगे पढ़ा कि कुछ जो होती हैं वो कुछ क्राइटेरिया हमारे पास है लिविंग को डिफाइन करने का, जिसमें हमने ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, कॉन्शियसनेस पढ़ा, मेटाबॉलिज्म पढ़ा। तो इसमें तो ये कह रहा है कि हमने जो ग्रोथ का डिफिनेशन पढ़ा वो था कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इंक्रीज इन मास तो इन सब में भी हो रहा है, माउंटेन्स, बॉल्डर्स, सैंड माउंट्स, इसमें भी तो ग्रोथ हो रहा है, इसमें भी तो मास बढ़ रहा है। तो क्या ये लिविंग है? नहीं। तो आगे आप पढ़ेंगे कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं, ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं। अब क्यों नहीं बोल सकते हैं उसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। मतलब उनके सरफेस पे मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है जिससे उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे उनकी ग्रोथ क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, यस यहाँ पे देखिए, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आपको देखना है कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है तो वो इनसाइड से देखिए। इनसाइड यानी क्या, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं जिससे उनकी सेल्स क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्स्ट्रा 2-3 आप हाईलाइटर से क्या कर दीजिए इसको, मतलब एकदम हाईलाइट कर दीजिए कि यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कहा था कि क्राइटेरिया तो बहुत सारी हैं लिविंग को डिफाइन करने की, लेकिन जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। तो यहाँ देखिए इसको मार्क कर लीजिए। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। तो एक डेड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो ग्रोथ को नहीं शो करता है, ठीक है। एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को शो नहीं करता है। तो आप ग्रोथ को, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या ग्रोथ को हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो लिविंग है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तो नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी तो दिखा रहे हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी तो दिखा रहे हैं कि भैया वो भी, उनमें भी एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल हो रहा है उनके सरफेस पर, तो उनकी भी ग्रोथ हो रही है, उनकी भी इंक्रीजमेंट इन मास हो रहा है। तो इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर कर सकते। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने आगे ही बढ़ा था कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, ये सारे क्या हैं, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अब रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर टू द, एक मिनट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इससे, एक सेकेंड रुक जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पॉसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। आप जानते होंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन से क्या होता है, प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है जो क्या होती है, मोर और लेस फीचर सिमिलर होती है अपने पेरेंट्स से। अब यूनिसेलुलर, आप आगे एक शब्द पढ़ेंगे, मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में क्लोन्स, आप क्लोन्स पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो रिप्रोडक्शन से जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो क्लोन्स होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होता है, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया मोर और लेस, ये किसके लिए किया गया है, मल्टी सेलुलर के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, मल्टी सेलुलर के लिए किया गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इनवेरिएबली and implicity
वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन तो बोलते हैं, लेकिन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, जो और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो एसेक्सुअल मीन्स से क्या होता है, रिप्रोड्यूस होते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। अब जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है जिससे वो रिप्रोड्यूस होते हैं। तो फंजाई में क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्मेशन से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फंजाई जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फंजाई जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और स्पोर्स का फॉर्मेशन करके, कैसे, स्पोर्स के फॉर्मेशन करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन लोअर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे एक मिटा लेते हैं, इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। आप एसेक्सुअल के बहुत सारे प्रोसेस देखेंगे कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, बड का फॉर्मेशन होता है, इन सब के फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फंजाई का एग्जाम्पल दिया गया है कि उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्मेशन से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा आपका एग्जाम्पल दिया गया है ईस्ट और हाइड्रा का, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, बडिंग देखने का, मतलब बडिंग का प्रोसेस हो गया और रीजनरेशन का प्रोसेस हो गया। इन सब का प्रोसेस आप आगे पढ़ेंगे, विस्तार रूप से पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ये याद रखिए कि फंजाई का एग्जांपल दिया गया है एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करके। ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर फंजाई होती है, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर फंजाई होती है, तो उसमें आपको बडिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इन प्लानेरिया प्लेटफॉर्म, प्लानेरिया जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मेंबर है, आप देखेंगे जो प्लानेरिया जिसको हम प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन दैट इज फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे उसके कुछ कोई पार्ट हो गया, किसी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट हो गया, वो फ्रेगमेंट हो गया, उसका टुकड़ा हो गया, तो उससे एक नई बॉडी बन जाएगी, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रू रीजनरेशन। यहाँ पे देखिए शब्द फिर से मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू रीजनरेशन। तो ट्रू रीजनरेशन क्या है कि एक फ्रैगमेंट से, एक टुकड़े से पूरी बॉडी फिर से बन जाना, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाना, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि प्लानेरिया इसका एग्जांपल है। किसका क्या एग्जांपल है, प्लानेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी, जो फंजाई जिसको जो फिलामेंटस एल्गी होती है, फंजाई और जो फिलामेंटस एल्गी होती है, द प्रोटोनोमा ऑफ मॉसेस। आप देखेंगे कि मॉसेस में, जो कि आप ब्रायोफाइटा में देखेंगे, उसमें ब्रायोफाइट्स में देखेंगे कि प्रोटोनोमा एक स्टेज होती है मॉसेस में, और फंजाई और फिलामेंटस एल्गी जो होती है, ठीक है, ऑल ईजली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। इन सब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन आपके अंदर किसके किसके देखने को मिलेगा, आपने तो एक बार इसको पढ़ लिया, एक ट्रू रीजनरेशन का एग्जांपल प्लानेरिया में पढ़ लिया। उसके बाद आप क्या देखें, फंजाई हो गई, फिलामेंटस एल्गी हो गई, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस हो गई, इन सब में आपको फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस देखने को मिल रहा है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। फिर क्या है कि व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि मैं बार बार आपको इस लाइन को बोल रही हूँ। आप लोग एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे तो आपको ये लाइन अच्छे से दिख जाएगी, इसको मार्क कर लीजिएगा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि एल्गी हो गया, या फिर अमीबा हो गया, इन सब के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक सिनोनिम है। मतलब क्या है, इन दोनों को बोल सकते हैं कि चाहे रिप्रोडक्शन बोलो चाहे ग्रोथ बोलो, दोनों एक ही बात है, दोनों क्या है, एक ही बात है। अब ये क्यों एक ही बात है, इसका रीज़न सुनिए। दैट इज इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल की इंक्रीजमेंट, मतलब एक सेल से 2 सेल बन रहा है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा है कि सेल्स का डिवाइड करना भी ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे जो और हमने आगे भी पढ़ा था कि ग्रोथ के 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक तो हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स का बढ़ना, और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा क्या बताया गया था कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स का बढ़ना और मास का बढ़ना, ये दोनों आपके ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स, यानी यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी तो हो रहा है, यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बनी तो ग्रोथ भी हुआ, और फिर रिप्रोड्यूस करके 2 डॉटर सेल भी बन गई। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम ये बोल सकते हैं कि क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइक अमीबा हो गया, लाइक आपके कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं,
कहाँ गया ये देखिए, यहाँ पे आपका बैक्टीरिया हो, सॉरी, यहाँ पे आपका अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब के अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या है, एक सिनोनिमस फीचर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, इससे जो होते हैं क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम लोग मेटाबॉलिज्म तक पढ़ते हैं, कल नहीं, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं अपना, फिर मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है इसको मैं आपको, इसका जो डिफाइनिंग फीचर होता है, कैसे इसको डिफाइनिंग फीचर में इंक्लूड करते हैं, या फिर कौन कौन से प्रोसेस ये परफॉर्म करता है जिससे ये डिफाइनिंग फीचर मतलब कहलाता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर भी हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे यहाँ से बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे we have already defined growth as equivalent to increase in cell number और mass। जैसे हमने कहा कि सेल नंबर में इंक्रीजमेंट होना या मास में इंक्रीजमेंट होना, दोनों ही क्या है, ग्रोथ को डिफाइन करता है। हैंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है, जो दोनों है, वो दोनों टर्म क्या हो रही है। तो यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, दो टर्म डिफाइन किया गया, और आप जानते हैं कि दोनों टर्म क्या है। जैसे बैक्टीरिया के केस में ये केस क्या हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कि यहाँ पे इसका सेल भी बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है, और रिप्रोड्यूस करके दो डॉटर सेल्स तो बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आगे इसको डिफाइनिंग फीचर इसीलिए नहीं बोला गया है क्योंकि ये दोनों क्या कर रही है, ये दोनों फीचर को दिखा रही है, इसलिए ग्रोथ जो होती है हमारी वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। लाइक आपके पास, आप लोग खुद एग्जांपल दे सकते हैं कि कुछ लोग हमारे सोसाइटी में ऐसे कपल्स होते हैं जिनका कोई बेबी नहीं हुआ होता। क्यों? क्योंकि वो इनफर्टाइल है, इसलिए इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स हैं, या फिर म्यूल्स हो गए, म्यूल्स यानी खच्चर आपने सुना होगा, स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं जो कि कभी रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। ये सारे लिविंग, ऐसा तो है नहीं कि जो आपके इनफर्टाइल ह्यूमन होते हैं वो लिविंग बींग्स नहीं होते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स हो गए, म्यूल्स हो गए, या फिर वर्कर बीज हो गए, ये सारे क्या हैं, ये सारे लिविंग बींग्स हैं। लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम इनको लिविंग बींग्स नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। तो इसीलिए आगे कहा गया है कि रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एज ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ग्रोथ हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं था, तो डिफाइनिंग फीचर नहीं था, वैसे ही रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। डिफाइनिंग फीचर आप लोग समझिए, डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये है कि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उसको डिफाइन करने में सक्षम हो सके। लाइक रिप्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल है। जैसे कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे, म्यूल्स देखे, ह्यूमन कपल्स देखे। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या होती है, यहाँ पे हम उसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पे 1 मिनट बिताते हैं। Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself। जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल नहीं होता रिप्रोड्यूस करने के। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग फीचर जो होगा, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कंसिडर करेंगे। तो वो क्राइटेरिया तो है, लिविंग थिंग्स को डिफाइन करने का या फिर कैरेक्टराइज करने का, वो एक क्राइटेरिया तो है, लेकिन डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं। बाकी जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, यहाँ से इस पैराग्राफ से हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।